साथियों नमस्कार। साथियों, जियोपॉलिटिक्स में हम कैसा सोचते हैं, कैसा होता है और जो नेता लोग होते हैं वो किस तरह से चल रहे होते हैं, सब चीज़ों में बड़ा अंतर है। आप याद कीजिए, जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का केयरटेकर था, वो अभी भी है, गया नहीं है। वो जब पूरी तरह से केयरटेकर था, तब किस तरह से भारत के खिलाफ बयान दिया करता था। भारत की सेवन सिस्टर को काट लेंगे, अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेंगे, इस तरह की बातें आती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने देश में वो कुछ इस तरह की हरकतें कर रहा था जो ढाका को डिस्टेबलाइज कर सकती थी, पूरे बांग्लादेश में एक और हिंसा भड़का सकती थी। इस चीज को कवर करने के लिए उसने भारत को बीच में ला करके भारत के ऊपर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी। ये बात खुलकर के तब सामने आई जब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद साबुद्दीन ने न्यूज़पेपर कालेर कोंथो को यह बताया कि मुझे तो हाउस अरेस्ट के तरीके से रखा गया है। जी, आपने देखा होगा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो आने के बाद राष्ट्रपति जी से मिलकर उनको बताते हैं कि वहां क्या बात हुई, क्या किया, क्या नहीं किया। जब भी बजट पेश होता है तो उससे पहले निर्मला जी राष्ट्रपति के पास जाती हैं और उनको बताती हैं हम क्या करने वाले हैं। जब भी कोई अध्यादेश पास होता है तब भी राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। बेशक राष्ट्रपति जी के पास पूरी पावर्स नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक जेस्चर की तौर पर ही सही राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। ऐसा बांग्लादेश में भी जाना चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस एक भी बार नहीं गया। मोहम्मद यूनुस 18 महीने में कम से कम 15 बार विदेशी दौरे कर चुका है। कभी भी प्रेसिडेंट के पास ना गया, ना इन्फॉर्म किया और ना ही जरूरी समझा। अभी भी चुनाव से पहले यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लिए, इन्होंने फाइनल कर लिए, उसके बारे में भी राष्ट्रपति को नहीं बताया। इस तरह से राष्ट्रपति को ट्रीट किया जा रहा था। मोहम्मद यूनुस ने कोशिश कर ली थी कि जो राष्ट्रपति का आवास है उसके बाहर भीड़ इकट्ठा करके इतना बड़ा दंगा करवा दो कि राष्ट्रपति को मरवा दो या तख्तापलट करवा दो, लेकिन ये वहां की आर्मी ने नहीं होने दिया, क्योंकि वहां की आर्मी का मानना है कि राष्ट्रपति उनका सुप्रीम कमांडर है तो आर्मी उसको नहीं मरने देगी। तो राष्ट्रपति को एक हाउस अरेस्ट के तरीके से ही रखा गया। एक दो देशों में राष्ट्रपति को बाहर एक गेस्ट के रूप में बुलाया भी था, तो मोहम्मद यूनुस ने जाने नहीं दिया। राष्ट्रपति को तो देखिए नमाज भी नहीं पढ़ने दी। जब वो बाईपास सर्जरी कराने गए थे सिंगापुर में, तो बाहर नहीं निकलने दिया नमाज पढ़ने के लिए। इस लेवल से अपने राष्ट्रपति को ट्रीट किया था मोहम्मद यूनुस ने। साथियों, माफी चाहता हूं, मेरा गला बहुत खराब है, आपको आवाज अच्छी नहीं लग रही होगी, बट मैसेज कन्वे करना है तो प्लीज इतना सपोर्ट कीजिएगा। तो मोहम्मद यूनुस 18 महीने से ये चाहता था कि कैसे भी भारत कोई प्रतिक्रिया दे दे और जो पूरा डाइवर्जेंस है वो भारत की तरफ चला जाए, और वो अपने देश में किस तरह से तानाशाही कर रहा है, किस तरह से अपने राष्ट्रपति को ट्रीट कर रहा है, ये बात खुल करके सामने ना आए। इसलिए वो भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाता था। हम भारतीयों को बार बार ही लगता था, हम चूंकि चाहेंगे कि हमारे देश को कोई गाली ना दे, कि हम चाहते थे कि भारत अटैक कर दे बांग्लादेश पर, भारत बांग्लादेश को सबक सिखा दे। वो तो ये चाहता ही था। मैं कई बार वीडियोस में आपको बताता था कि हम सबको खून गर्म करने की जरूरत नहीं है, वो ये चाह रहा है। वो ये भी चाह रहा है कि भारत के साथ कोई छोटा सा एंगेजमेंट हो जाए तो चुनाव भी टल जाए, लेकिन भारत ने कैसे भी उस समय को गुजार लिया और चुनाव होने दिए। और अब जो है देखते हैं वहां के जो करंट पीएम जो बनेंगे रहमान साहब, वो किस तरह से डील करते हैं। तो ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी कई सारे फेजेस आते हैं जहां दूसरे लोग हम पर इतना हावी हो जाते हैं कि मन करता है कि इसको पीट दो, बट उसी वक्त आपको ठंडा पड़ जाना है, धैर्य रखना है, समय का इंतजार करना है। एक टाइम आएगा कि वो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा, या तो बोलते बोलते थक जाएगा, या आपकी बढ़ती ताकत को देख के अपने आप शांत पड़ जाएगा, या उसका भी तख्ता पलट हो जाएगा। तो इस तरह से जियोपॉलिटिक्स देखेंगे तो कभी हाइपर नहीं होंगे। कई बार हम लोग हाइपर हो जाते हैं। जब पिछली बार मैं वीडियो बना रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो कई लोग कह रहे थे कि अरे भारत ने सीजफायर क्यों कर दिया, गलत टाइम पर किया है। मैंने कहा कि सही किया। भारत ने पाकिस्तान को वो मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान जानता है कि जिस दिन भारत चाहेगा पूरा पाकिस्तान तबाह कर देगा, लेकिन हम युद्ध को लंबा खींच करके अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को, और हम वो काम नहीं करेंगे जो बड़े बड़े देश चाहते हैं। बड़ा देश क्या चाहता है? चाइना, यूएस क्या चाहते हैं कि भारत युद्ध में फंस जाए, 3-4 साल तक युद्ध करता रहे, तो हमारी इकोनॉमी को कितना लॉस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था? दुश्मन को बताना भी था कि देख हम यहां तक जा सकते हैं, और टक करके वापस भी आना था। और वो भी हम तब आए जब दुश्मन ने भीख मांगी कि अरे प्लीज रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। और हमने उनके न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था। ये अब प्रूफ भी सामने आ चुके हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे हैं।
इसी तरह से बांग्लादेश का केस था जिसमें हमें शांति रखनी थी। बांग्लादेश के केस में मैंने आपको एक बात और बताई थी, बार बार बताइए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की, इनको अलग अलग मत देखो, मिलकर चल रहे हैं। एक चीज और बताई थी कि दिल्ली में जो हुआ है उसकी साजिश बांग्लादेश में रची गई है। आने वाले समय में खुल के बातें आएंगी। और अभी जो एलईटी के 8 आतंकी पकड़े गए हैं उनका सरगना भी बांग्लादेश में बैठा हुआ है और वो भी दिल्ली को दहलाना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं शायद इंटेलिजेंस को यह पता है कि वो जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था वो लश्कर तैयबा ने कराया था, उसके पीछे भी पाकिस्तान, बांग्लादेश थे। लेकिन अब हम इसको खुल करके बोल नहीं रहे, भारत की सरकार बोल नहीं रही, क्योंकि इसका जो सबक है दूसरे तरह का तरीके से सिखाया जाएगा। अभी सरकार बोल देगी तो जनता एकदम से बोलने लग जाएगी कि अटैक करो पाकिस्तान पे, अटैक करो पाकिस्तान पे। लेकिन ऐसे कब तक अटैक करते रहोगे? इस बार परमानेंट इलाज करना है। तो इसीलिए धीरे 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 चारों तरफ से चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अगली न्यूज देखिए। ये मैंने आपको बांग्लादेश का एक किस्सा बता दिया कि किस तरह से अपने यहां पर हो रही इस पूरी तानाशाही को ढकने के लिए वो भारत की आड़ ले रहा था। अब इसके ये कारनामे हमारी इंटेलिजेंस को तो पता ही थे, इसलिए हम सब शांत थे। हमारे अजीत डोभाल साहब जी सब जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है, टाइम गुजरने दो। अब आगे की खबर देखिए, एक बड़ी खबर जो आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, और हम चर्चा कर चुके हैं इस पर कई बार। खबर देखिए, यूएस एनवॉय यानी कि जो यूएस के एम्बेसडर हैं इजराइल में, यूएस के एम्बेसडर इजराइल में, उनका नाम है माइक हकाबी, शक्ल ये है। इन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया जिसको टकर कार्लसन ले रहे थे। उस इंटरव्यू में इनसे ये पूछा गया कि साहब एक बात बताइए कि बाइबल में लिखा हुआ है कि नाइल से, देखिए मैं आपको, देखिए ये वेस्ट एशिया का मैप है। इस मैप को थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये आएगा, यानी कि यहां पर नील नदी है और यहां से आपकी आ रही है यूफ्रेट्स नदी, ठीक है। तो इनसे ये पूछा गया कि नील नदी और यूफ्रेट्स नदी के जो बीच का क्षेत्र है बाइबल के हिसाब से, ये देखिए ये नील नदी और ये यूफ्रेट्स, इसके बीच का जो क्षेत्र है, अरे ये क्या हो रहा है, इस बाइबल के हिसाब से ये क्षेत्र तो इजराइल का है। तो क्या हकाबी जी, यूएस के एम्बेसडर जी, आपको लगता है कि बाइबल में लिखी हुई बात सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है ऐसा। अगर इजराइल एक्सपेंड करके इस क्षेत्र को कब्जा ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फाइन, ठीक है कि अगर इजराइल एक्सपेंड कर लेता है पूरे मिडिल ईस्ट में। आप बात समझे? यानी इन्होंने ये कहा कि अगर इजराइल फैल करके पूरे मिडिल ईस्ट को भी कब्जा ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कनेक्ट करिए बात को। मैंने आपसे क्या कहा था कि यूएस वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा के लाया है, कोई कुछ नहीं बोला। यह हिंट था सबको कि देखो हम अपने पड़ोस में जैसा चाहें वैसा कर रहे हैं, कोई भी बीच में मत आना, हम कमजोर हो गए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और जिसको जो करना है करो भाई। रशिया को यूक्रेन लेना है ले जाओ। तो किस तरह से यूक्रेन की डील करवा रहा था ट्रंप, आप देख रहे हो, यूक्रेन का हिस्सा रशिया को जाने दे रहा था। इनडायरेक्टली इंडिया का एक मैप जारी किया था जिसमें पीओके, अक्साई चीन दोनों भारत के दिखा दिए थे। इनडायरेक्टली भारत को भी वो दे दिया, हिंट दे दिया कि भाई तुम्हें जो कब्जाना कब्जा लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, बीच में नहीं पड़ेंगे, ना कोई सैंक्शन लगाएंगे ना कुछ करेंगे। चाइना पे भी कुछ खास नहीं बोल रहा, चाइना को ताइवान लेना है ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अब इजराइल बचा था, इजराइल से भी कह दिया तुम्हें जो कब्जाना है कब्जा लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि जो मैं बात बार बार कहता हूं कि मल्टीपोलैरिटी की ओर जा रहे हैं। ये कई सारे देश निकल के वैसे आएंगे जो ताकतवर होंगे, क्षेत्रीय ताकतें सबके पास होंगी और उन सबको होने दिया जाएगा, कोई किसी को नहीं रोकेगा। अंडरस्टैंडिंग है। जैसे एक सरकारी डिपार्टमेंट में 5-7 सरकारी कर्मचारी घूस ले रहे हैं, वो भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, सब ले रहे हैं और सबको सबके पता है, फिर भी सब चुप है। अंडरस्टैंडिंग से सबका काम चल रहा है। ऐसे हो रही है जियोपॉलिटिक्स। और इसीलिए अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई देखो अब हमें इतनी ताकत नहीं बची है कि हम पूरी दुनिया पर कंट्रोल बना के रख सकें, इसलिए हम अपना जो है दायरा है वो अब समेट रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस में। ये हमारा दायरा हो गया। एक बार बोला भी था ट्रंप ने कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है भैया, बाकी तुम जानो। रशिया कह रहा है कि ठीक है साहब इतना दायरा फिर मेरा हो गया। चाइना कह रहा है ठीक है साहब फिर इतना दायरा मेरा हो गया। भारत कह रहा है ठीक है साहब इतना फिर दायरा मेरा हो गया।
इजराइल कह रहा है ठीक है इतना, फिर मेरा हो गया। इधर समझ में नहीं आ रहा किसी का। तो अभी जो उठता हुआ दिख रहा है वो फ्रांस है, कि फ्रांस जिस तरह से अपने कदम चल रहा है, चालें चल रहा है, भविष्य में लगता है कि ये दायरा फ्रांस का हो जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया अपना लेके बैठा हुआ है, ऐसी संभावना है। अब एक चीज और देखिए, जैसे इन्होंने ये बात कही, कई देशों ने आलोचना कर दी। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सब साथ आ गए, नहीं नहीं ये गलत है, हम इसकी भत्सना करते हैं, ये गलत बयान है, हम ये नहीं होने देंगे, और हम ये चाहते हैं कि 1967 में जिस तरह से फिलिस्तीन की बाउंड्री तय की गई थी वो उसको वापस लौटाई जाए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इजराइल ने धीरे धीरे गाजा को फ्लैट कर दिया है। जी हाँ, इजराइल ने धीरे धीरे गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है, कुछ बचा नहीं है वहां, वो इजराइल की हो गई। और वेस्ट बैंक जिस पर पहले भी कब्जा कर चुका था, अब धीरे धीरे उसको कब्जा आगे बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ भारत ने अभी बोला था कि हम उस ग्रुप में शामिल हैं देशों के जो इजराइल के इस कदम की आलोचना करते हैं कि इजराइल को वेस्ट बैंक नहीं कब्जाना चाहिए। कहने में क्या जा रहा है, हमने कह दिया। कई बार ऐसा कहना पड़ता है ताकि कोई हमारी आलोचना ना करे कि यार देखो इजराइल वो गलत कर रहा है, तुम आलोचना नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे देश में भी एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो गाजा के लिए मरती है, तो करना पड़ता है। बात समझ गए। अब एक खबर और देखो, हैरान कर देने वाली खबर है, देखो आज आप। एब्सर्ड एंड प्रोवोकेटिव, ऐसा कुछ देशों ने कहा है, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, सऊदी ने और अन्य मुस्लिम कंट्रीज ने कहा है। बाद में इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया कि हम भी आलोचना करते हैं, हम भी आलोचना करते हैं। इस तरह से पाकिस्तान को डर है ना कि एक इजराइल ने धर दिया तो आलोचना धरी रह जाएगी। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। अब नेतन्याहू का प्लान देखिए। नेतन्याहू अलग फॉर्म में। नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो एक हेक्सागन अलायंस बनाऊंगा। हेक्सागन का क्या मतलब हुआ? हेक्सागन का मतलब हुआ जैसे ये 6 भुजाएं, ऐसे एक अलायंस बनाऊंगा कई देशों की, जिसमें सब मिलकर के ये काम करेंगे कि यहां पर जितना भी कट्टरवाद है, यानी कि जितने भी शिया और सुन्नी कंट्रीज हैं जो कट्टरता फैलाते हैं, उन सबका इलाज करूंगा ये अलायंस बना करके। बोले हमने शिया कंट्री का तो इलाज कर दिया है, ईरान की बात कर रहा था इजराइल, कि हमने ईरान का तो लगभग इलाज कर दिया है, अब जितने भी सुन्नी कट्टरवादी देश हैं उनका इलाज करने की बारी है। इसलिए मैं एक हेक्सागन अलायंस बनाने की सोच रहा हूं। ठीक है, अब हेक्सागन अलायंस में कुछ देशों के नाम भी ले दिए इन्होंने। वो नाम देखो आप हैरान होंगे। अभी देखें, इन्होंने नाम ले दिए देशों के। यूं कहा कि मैं एक रीजनल ब्लॉक बना रहा हूं, क्षेत्रीय ब्लॉक बना रहा हूं, जो मिडिल ईस्ट में रेडिकल सुन्नी और शियास के एक्सिस को खत्म करेगा। ठीक है, इसको हेक्सागन ऑफ अलायंस बोला है या हेक्सागन अलायंस बोला है। इसमें कुछ अफ्रीकी देश भी आएंगे, कुछ एशिया के देश भी आएंगे, और इजराइल होगा, इंडिया होगा। याद कीजिए कितनी बार मैंने बताया है कि भारत और इजराइल मिलकर के इस पूरे रूट को तैयार करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस रूट पर ट्रेड बाधित ना हो। इस रूट से जो यूरोप में सामान जाएगा तो इस रूट पर कोई ट्रेड बाधित ना हो। यहां पर इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करेंगे भारत और इजराइल मिलकर के। ठीक है, तो नाम किसका लिया है? इजराइल, इंडिया। अगला ग्रीस। ग्रीस, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ग्रीस की यात्रा पे वीडियो बनाया था मैंने क्या कहा था कि ग्रीस को भारत इतनी तवज्जो क्या दे रहा है। सॉरी, मोदी जी यात्रा पे नहीं थे, हमारे राजनाथ सिंह जी ने ग्रीस के साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं। तो ग्रीस के साथ क्यों किए हैं, मैंने क्यों बताए थे? क्योंकि उस रास्ते को ग्रीस भी जोड़ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्रीस और टर्की में बनती नहीं है, ग्रीस और टर्की में बनती नहीं है। और हमने आपसे क्या कहा था बार बार कि टर्की भी उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों मिलकर भारत को परेशान कर रहे हैं। तो टर्की भी है उसमें, तो टर्की का भी तो इलाज देखना है, तो ग्रीस है, ग्रीस को भी शामिल करो ग्रुप में, हेक्सागन वाले में। और साइप्रस की यात्रा पे मोदी जी थे, याद करिए पिछले साल जब वो G7 की यात्रा से लौट रहे थे, जा रहे थे किसी एक टाइम पर, साइप्रस गए थे। साइप्रस छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका नॉर्थ वाला हिस्सा इसने कब्जा लिया है, टर्की ने। नॉर्थ वाला हिस्सा टर्की ने कब्जा लिया है।
तो साइप्रस भी गए थे। यानी मोदी जी खुद इस प्लान पर काम कर रहे हैं, पर सामने नहीं आ रहा। इजराइल खुल के बोल रहा है कि हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें इजराइल होगा, इंडिया होगा, ग्रीस होगा, साइप्रस होगा और भी बहुत देश होंगे, धीरे धीरे पता चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो भारत ग्रीस के पास भी जा रहा है, भारत साइप्रस के पास भी जा रहा है, भारत इजराइल के पास भी जा रहा है। मोदी जी जा रहे हैं 25 तारीख को और 26 तारीख को मोदी जी वहां पर भाषण देंगे। और ऐसे टाइम पर जा रहे हैं जब इजराइल वेस्ट बैंक पे कब्जा कर रहा है, ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब रमजान चल रहे हैं, ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब इजराइल खुद कह रहा है कि हम हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाएंगे, ऐसे टाइम पर जा रहे हैं जब यूएस का एम्बेसडर कह रहा है कि इजराइल फैलना चाहे तो फैले। टाइमिंग 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 पर ध्यान दीजिए। यानी इलाज होना है अब इलाज। ये जितना भी उद्यम मचाया जाता था कुछ देशों के द्वारा मिलकर के, सबका इलाज होना है भारत और इजराइल के माध्यम से। ये है जियोपॉलिटिक्स। जब आप लंबे समय तक डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे तब एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि खेल चल क्या रहा है। और वोट तो नहीं कहेंगे, पहले भारत ने क्या किया, विरोध कर दिया इजराइल का कि इजराइल तुम जिस तरह से वेस्ट बैंक पे कब्जा कर रहे हो ठीक नहीं है। हमने ये दिखा दिया कि हम बड़े न्यूट्रल टाइप के हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है कि कोई बीजेपी का समर्थक हो या मान लो मोदी जी की किसी पॉलिसी की तारीफ कर रहा हो, तो वो न्यूट्रल दिखाने के लिए क्या करता है, एक बुराई भी कर देता है। तो मैंने एक तारीफ करी, एक बुराई करी, बैलेंस हो गया, है ना। इसी तरह से यहाँ पर इंडिया कि इजराइल के साथ हम ज़्यादा दिखेंगे तो यार दिक्कत हो जाएगी, एक काम करते हैं थोड़ी इजराइल की बुराई कर देते हैं पहले, फिर चले भी जाएंगे। तो जियो पॉलिटिक्स इस तरह से शिफ्ट हो रही है और इजराइल वो अलायंस बनाने के लिए तैयार बैठा है। और ये अलायंस के साथ साथ इजराइल अब फैलेगा, अपना क्षेत्र विस्तार करेगा। और मुझे लग रहा है इजराइल का क्षेत्र विस्तार, भारत का क्षेत्र विस्तार, रशिया का क्षेत्र विस्तार और जहां तक है चाइना का क्षेत्र विस्तार, वो सब ट्रंप के कार्यकाल में ही हो लेंगे, क्योंकि इसी कार्यकाल में होना ज्यादा संभव है। जियो पॉलिटिक्स यहां जा रही है। अब आप समझ रहे हैं इंडिया क्यों इजराइल जा रहा है। ऐसे होती है जियो पॉलिटिक्स। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, जो मोटी मोटी बात मुझे बतानी थी। अब मोदी जी इजराइल जाएंगे, वहाँ क्या बातें होंगी उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। हमारे यहाँ के पार्लियामेंट्री पैनल ने तो क्वेश्चन कर दिया कि पीएम इस टाइम क्यों जा रहे हैं इजराइल, ये तो बड़ा गलत है, ऐसे टाइम पर इजराइल जाना ठीक नहीं है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया जो चीज़ें क्लैश कर रही हैं, तो जब वेस्ट एशिया रीजन में एस्केलेशन हो रहा है, जब वेस्ट एशिया रीजन में यूएस ईरान को मारने के लिए खड़ा हुआ है, कई देशों से ये कह दिया गया है कि भारतीयों को बाहर निकाल लो, कई देशों से यूएस ने कह दिया कि यूएस के लोग बाहर आ जाए, लेबनान से कह दिया है, सीरिया से कह दिया है, ईरान से कह दिया है। ऐसी स्थिति में मोदी जी क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ का कहना यह है विपक्ष का कि इन दिनों क्यों जा रहे हैं जब इजराइल अपना एक्सपेंशन कर रहा है। जा रहे हैं यार, सेटिंग बाजी है पहले से, सब कुछ नहीं हो रहा, देखते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को अगर जीके की बुक चाहिए हो, उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, मेरे से फिर मत कहना, मैं लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में। जीके की बुक जल्द से जल्द लें, कई लोग उसे लेकर के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप भी लीजिए, हमें भी मोटिवेट करिए, और उसके प्राइस बढ़ जाएंगे फिर मुझसे मत कहना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।